वेलकम बैक दोस्तों। हमारे एक पुराने सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर मैं इस मूवी को लेकर आया हूँ। तो मूवी का नाम है शोरूम, जो 2001 में रिलीज हुई। उसी तरह एक साउथ कोरियन मूवी है। एक्चुअली जब साउथ कोरियन मूवीज की बात आती है तो मुझे एक ही बात का डर लगा रहता है, इनके नाम भाई साहब प्रोनाउंसिएशन करने में ही आधी जान निकल जाती है इसकी जात का। खैर अब मूवी के बारे में बात करें तो एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। एक्चुअली मूवी में हॉरर नाम का एच भी मौजूद नहीं है, वो तो लास्ट में थोड़े सेकंड के लिए होता है। लेकिन भाई साहब कहानी में काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। आधी मूवी नॉर्मल से चलने लगती है और आधी मूवी के बाद कैरेक्टर्स में काफी सारे वेरिएशंस आते हैं और एंड में जाकर ऑडियंस सोच में पड़ जाते हैं कि एक्चुअली मूवी में हुआ क्या है। और इसी तरह एक डिटेलिंग की बात है, वो मैं आपको एंडिंग में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही यंगहुइन नाम का एक बंदा मिगुम अपार्टमेंट्स के रूम नंबर 504 में शिफ्ट होता है। एक्चुअली दिखने में यह अपार्टमेंट बहुत ही पुराना होता है और इसी तरह इस अपार्टमेंट में कुछ ज्यादा लोग भी नहीं रहते, बस गिने चुने लोग। अपार्टमेंट का रेंट कम होने की वजह से ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ और इसी तरह यंगहुइन का रूम भी उतना खास नहीं होता। थोड़ी देर बाद इसका पड़ोसी ली नाम का एक बंदा यंगहुइन के पास आता है। एक्चुअली ली एक नॉवल राइटर होता है। यंगहुइन अपने बारे में बताने लगता है कि एक टैक्सी ड्राइवर है, रात में ये टैक्सी चलाता है। सो ली इस रूम को देखकर कहने लगता है कि अपार्टमेंट के ओनर ने जरा भी बदलाव नहीं किया, सेम वॉलपेपर, सेम फ्रिज। और इसी तरह ली ये भी कहने लगता है कि इस अपार्टमेंट को तोड़ के रीबिल्ड करने वाले हैं। काफी सारे लोग चले भी गए। खैर यंगहुइन ब्रूस ली का बहुत बड़ा फैन होता है। जब भी यंगहुइन को टाइम मिलता ये चीखने चिल्लाने लगता है, जैसे मार्शल आर्ट्स के टाइम ब्रूस ली चिल्लाता है। रात होने के बाद यंगहुइन कुछ सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाता है। वहाँ पर एक लड़की दिखती है। इस लड़की का नाम होता है सन यूंग, जो इसी अपार्टमेंट में रहती है। स्टोर से बाहर आने के बाद यंगहुइन अपने दोस्त से मुलाकात करके अपने काम पे लग जाता है। खैर सुबह होने के बाद यंगहुइन का फ्रेंड यंगहुइन के घर आता है और ये दोनों एक लड़की के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, मीजुंग, जो यंगहुइन को धोखा देकर भाग गई और वो भी यंगहुइन के पैसे लेकर। मीजुंग के धोखे से यंगहुइन अभी भी रिकवर नहीं हुआ, इसलिए ये नई प्लेस को शिफ्ट किया। खैर उसी रात जब संगयुन अपने स्टोर से वापस अपने घर जा रही होती है, यंगहुइन रास्ते में संगयुन को देख लेता है। कहने लगता है कि घर तक ही जा रही हूँ ना, मेरे कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। सो संगयुन उसी तरह से यंगहुइन की कार में बैठ जाती है। रास्ते के दरमियान यंगहुइन संगयुन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की कुछ ज्यादा बात ही नहीं करती। थोड़ी देर बाद फाइनली ये दोनों अपने अपार्टमेंट को रीच होते हैं। अपार्टमेंट में आने के बाद यंगहुइन ये देखता है कि संगयुन का पति संगयुन को मारते पीटते हुए उसे अपने रूम में ले जाता है। रूम में ले जाने के बाद भी उसको दोबारा मारने पीटने लगता है। एक्चुअली संगयुन का पति पियक्कड़ और जुआरा है। जो कुछ भी संगयुन कमाती है इसका हस्बैंड संगयुन के पास से छीन लेता है और उल्टा संगयुन पर ब्लेम करने लगता है कि वो लड़का कौन था जो अभी भी तुमको घर छोड़ा, क्या तुम्हारा और उसका चक्कर चल रहा है। ऐसा कहते हुए दोबारा इसे मारने पीटने लगता है। खैर दूसरे दिन सुबह संगयुन की फ्रेंड युनसू कॉरिडोर में आती है। कॉरिडोर में संगयुन ली को देखती है, जो सिगरेट्स पीते हुए अपनी कहानी के बारे में सोचता रहता है। ली को देखने के बाद युनसू को झटके से अपना बीएफ याद आता है। स्टोर में आने के बाद युनसू संगयुन से कहने लगती है कि हर रोज रात मेरा मरा हुआ बीएफ मेरे ख्वाबों में नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे कुछ कहना चाहता है। युनसू की बातें सुनने के बाद संगयुन हंसने लगती है, उसका मजाक उड़ाने लगती है। काम खत्म होने के बाद जब ये दोनों वापस अपने घर जा रहे होते हैं, रास्ते में इन दोनों को यंगहुइन नजर आता है। यंगहुइन से लिफ्ट मांगकर ये दोनों वापस अपने घर आते हैं। संगयुन के घर में इसका हस्बैंड ना होने की वजह से इस रात युनसू संगयुन के घर आती है। बातों ही बातों में युनसू संगयुन से यंगहुइन के बारे में पूछने लगती है, अभी क्या नाम है भैया। संगयुन बताने लगती है कि मैं उस लड़के के साथ ज्यादा मिली नहीं, बस एक दो बार मुलाकात हुई। खैर दूसरे दिन संगयुन और युनसू ये दोनों मूवी देखने के लिए थिएटर जाते हैं। इत्तेफाक से उसी मूवी को यंगहुइन भी आया होता है, इन दोनों को देख लेता है। इन दोनों के पास आकर कॉफी का ऑफर देता है, मतलब क्या हम कॉफी पीने चले। यंगहुइन के साथ जाना पसंद नहीं होता, वो संगयुन को भी मना करती है, लेकिन संगयुन युनसू के साथ नहीं जाती। सोच लेती है कि वो यंगहुइन के साथ कॉफी पीने चलेगी। सो यंगहुइन और संगयुन ये दोनों एक अच्छे से होटल जाते हैं कॉफी वगैरह पीने के लिए। बातों के दरमियान यंगहुइन कहने लगता है कि मैं एक अच्छी जगह को जानता हूँ, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलना पसंद करोगी। संगयुन हाँ कहने पर ये दोनों सिटी से बहुत ही दूर आते हैं, एक छोटे से गांव में। यहाँ आने के बाद बातों के दरमियान संगयुन यंगहुइन से कहने लगती है, क्या तुम्हें पता है कि जिस रूम में तुम रहते हो
उस रूम में एक बंदे की डेथ हो गई थी। वो जो मेरी फ्रेंड है ना युनसू, उसका बॉयफ्रेंड तुम्हारे से पहले उस रूम में रहा करता था। फायर एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। यह सुनने के बाद यंगहुन थोड़ा घबराने लगता है, सोचने लगता है कि शायद वो अपार्टमेंट हॉन्टेड है। उसके बाद ये दोनों दूसरी जगह पर जाते हैं। यहाँ पर यंगहुन संगयुन के सामने अपने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करता है, लेकिन बेचारा कर नहीं पाता, गिर जाता है। संगयुन कहने लगती है जो तुम कर रहे हो वो रहने दो, वैसे तुम कर क्या रहे थे? यंगहुन पूछने लगता है क्या तुम ब्रूस ली को नहीं जानती? संगयुन कहने लगती है कौन ली? मैं किसी ली को नहीं जानती, चलो अब घर चलो। खैर रात होने के बाद ये दोनों दोबारा सिटी में आ जाते हैं। संगयुन अपने स्टोर में चली जाती है। आधी रात को जब यंगहुन अपने अपार्टमेंट आता है तो इसके पास खून में लथपथ संगयुन आती है। अजीब तरह से हंसने लगती है, रोने लगती है, कहने लगती है कि मेरा पति मर गया। सो यंगहुन फौरन संगयुन के हस्बैंड की लाश को किसी जगह पर ले जाकर दफना देता है चुपचाप, मतलब संगयुन की हेल्प करता है। लाश को दफनाते वक्त संगयुन चीखने चिल्लाने लगती है, अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब ये दोनों वापस अपने अपार्टमेंट जा रहे होते हैं, संगयुन यंगहुन को बताने लगती है कि मैंने मेरे पति को जानबूझ के नहीं मारा, वही गलती से चाकू पर गिर गया। एक्चुअली अंदर की बात ये है कि संगयुन हमेशा से यही चाहती थी कि इसका हस्बैंड मर जाए। खैर उसके बाद धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है। साथ में खाना खाने जाते हैं, घूमने जाते हैं और इसी तरह कांड वगैरह का प्रोग्राम भी होता है। कांड होने के बाद यंगहुन संगयुन को उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगता है। संगयुन बताने लगती है कि बचपन में ही इसकी माँ मर गई, कुछ दिनों बाद इसका फादर घर छोड़ के भाग गया, तभी से ये अकेली रहती आ रही है। उसके बाद संगयुन पूछने लगती है कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है, मतलब हमने एक क्राइम किया ना। यंगहुन बताने लगता है हमने क्राइम किया ये सिर्फ तुमको और मुझे पता है, अगर हम पुलिस के पास गए तो मामला और बिगड़ सकता है, इस बात को यहीं पर दबा दो। दूसरी तरफ ली इसी अपार्टमेंट के बारे में, रूम नंबर 504 के बारे में अपनी कहानी को लिख रहा होता है। खैर दूसरे दिन यंगहुन और ली ये दोनों अपने बाल कटवाने के लिए बार्बर शॉप जाते हैं। एक्चुअली वो अपार्टमेंट इसी सैलून वाले का होता है। ली एक फोटो को देखते हुए उस दुकान वाले से पूछने लगता है कि इस फैमिली के बारे में तुम क्या जानते हो, जो तुम लोग हमेशा इसके बारे में डिस्कस करते रहते हो। अब ली को अपने नावल के लिए कहानी लिखना होता है, इसीलिए ली उस फैमिली के बारे में सैलून वाले से पूछने लगता है। वो बंदा बताने लगता है कि 30 साल पहले 504 रूम में एक फैमिली रहती थी, हस्बैंड, वाइफ और उनका बच्चा। वो हस्बैंड बगल वाली औरत के साथ भाग गया अपनी वाइफ को मार के, और शायद गैस लीकेज की वजह से वो रूम जलने लगा। उस जलती हुई रूम में वो छोटा बच्चा रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। उस बच्चे की आवाज सुनकर हम सारे लोग उस रूम में गए, उस बच्चे को बचाया। अगर आग नहीं लगती तो हम उस बच्चे को फाइंड आउट ही नहीं कर पाते, और उसकी माँ की डेड बॉडी को भी। अब उस फैमिली की कहानी यंगहुन भी सुन रहा होता है। खैर उसके बाद यंगहुन और ली ये दोनों ली के घर आते हैं ड्रिंक वगैरह करने के लिए। बातों ही बातों में ली अपने बारे में बताने लगता है कि कुछ सालों पहले ली की पब्लिशिंग कंपनी थी, वो घाटे में चली गई, जिसकी वजह से इसकी वाइफ और बच्चा दूर हो गए, मतलब इसकी वाइफ ने इसको छोड़ दिया। तभी से ली नॉवेल्स लिखने लगा। उसके बाद ली युनसू के बीएफ के बारे में बताने लगता है कि उसका बीएफ भी वेटर बनने के लिए 504 रूम में रहा करता था, लेकिन इत्तेफाक से बेचारा जल के मर गया। और मेरी नावल की कहानी भी उस रूम नंबर 504 के बारे में ही है। यह अपार्टमेंट ही श्रापित है। तुम मेरे नावल के हीरो हो, तुम्हारा नाम है किम। खैर दूसरे दिन ली को किसी पब्लिशर के पास जाना होता है। यंगहुन को वहाँ पर ड्रॉप करने के लिए कहता है। बातों के दरमियान यंगहुन ली से कहने लगता है कि भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। ली कहने लगता है कि भूत होते हैं, उसमें भी टाइप्स होते हैं। कुछ आत्माओं को ये नहीं पता होता कि ये मर गए, कुछ आत्माएं इंसानों के शरीर में बसती है। उसके बाद ली यंगहुन के होम टाउन के बारे में पूछने लगता है। यंगहुन बताने लगता है कि यह ऑर्फन है। खैर उसी रात एक डिटेक्टिव यंगहुन के पास आता है इसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिजुंग के बारे में पूछने के लिए। डिटेक्टिव कहने लगता है कि कुछ दिनों पहले मिजुंग अपने माँ बाप से कांटेक्ट में थी, लेकिन अचानक से वो गायब हो गई। यंगहुन कहने लगता है कि मुझे क्या पता वो कहाँ पर गई, उसी की वजह से मैं इस शहर आ गया। क्या आपको पता है उसने क्या किया? जहाँ पर हम दोनों काम किया करते थे, वहाँ के सारे लोगों से उधार लेके वो सारा उधार मेरे ऊपर डाल के भाग गई। एक साइड से देखा जाए तो मैं भी एक विक्टिम हूँ, कितना भरोसा किया मैंने उस पर। खैर अब यंगहुन और संगयुन ये दोनों मिलकर ही रहने लगते हैं। सो एक दिन जब संगयुन फ्रिज ओपन करती है तो उस फ्रिज में कुछ गहने होते हैं। इन ज्वेलरीज में से संगयुन एक रिंग अपने पास रख लेती है और ये बात यंगहुन को नहीं बताती।
उसके बाद ये दोनों दोबारा बाहर घूमने के लिए जाते हैं। इसी दरमियान संगयून से पूछने लगता है कि मैंने सुना तुमने अपना बच्चा खो दिया। जब मैंने तुम्हारे बच्चे के बारे में सुना मुझे अपने बचपन की याद आई कि मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने घुमा दिया या छोड़ दिया। रात होने के बाद जब यंगह्युन अपने घर आता है तो फ्रिज में उस गहनों में से रिंग नहीं होती। समझ जाता है कि शायद संगयून ने लिया होगा। दूसरी तरफ युनसू संगयून के पास आकर उसे डांटने लगती है क्योंकि आजकल संगयून यंगह्युन से कुछ ज्यादा ही मुलाकातें कर रही है। संगयून पर ब्लेम करने लगती है कि तुम उस लड़के का इस्तेमाल कर रही हो। तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हारा पति मर जाए। अपने पति को मारने के लिए क्या तुमने उस लड़के का इस्तेमाल किया? तुम उससे प्यार नहीं करती ना? संगयून कहने लगती है कि वो जैसा भी है जो भी है मैं उसके पास कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। अब इन दोनों की सारी बातें बाहर रहकर यंगह्युन सुन रहा होता है। दूसरी तरफ जब ली हकते हुए अपनी स्टोरी लिख रहा होता है इसको अपने रूम में कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे कंप्यूटर की टाइपराइटिंग की आवाज, लेकिन उस रूम में कोई भी नहीं होता। खैर दूसरे दिन यंगह्युन और संगयून ये दोनों दोबारा बाहर घूमने के लिए जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं। रात होने के बाद ये दोनों किसी नदी के पास आते हैं। बातों ही बातों में संगयून कहने लगती है कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यंगह्युन ये सुनने के बाद अपने बचपन का एक इंसिडेंट बताने लगता है कि बचपन में मेरी स्कूल में एक बहुत अच्छा फाइटर था। सारे क्लास वाले उससे डरते थे। एक दिन उस लड़के ने मेरा मजाक उड़ाया मेरे ऑर्फन होने का। अब मैं तो उसे कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हो गया, स्कूल जाना ही बंद कर दिया। बहुत दिनों तक ऑर्फनेज में ही था। एक दिन स्कूल के पीछे मैंने उस लड़के से मुलाकात की और फौरन एक चाकू लेकर उस लड़के को मार दिया, किसी पहाड़ों के पास दफना दिया। आज तक उसके बारे में किसी को पता नहीं चला। इतने सालों बाद मैं तुमसे ये बात शेयर कर रहा हूँ। मतलब मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ आती है तो मैं उस तकलीफ को ही मिटा देता हूँ। उसके बाद यंगह्युन पूछने लगता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? संगयून उसका कोई भी जवाब नहीं देती, उल्टा यंगह्युन को सवाल करने लगती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यंगह्युन कहने लगता है कि मुझे पता नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे पास रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कहते हुए यंगह्युन संगयून को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। खैर इसके बाद ज्यादा बारिश होने की वजह से ये दोनों किसी होटल में रुकते हैं। जब संगयून फ्रेश अप होने के लिए बाथरूम में जाती है वो अपने फ्लैशबैक को याद करती है अपने बच्चे के बारे में। कुछ सालों पहले संगयून और उसके पति के बीच बहुत हाथापाई हुई थी। इन दोनों की लड़ाई को देखकर इनका बच्चा किसी अलमारी में जाके छुप जाता है, अपने आप को लॉक कर लेता है। लड़ाई खत्म होने के बाद जब संगयून उस अलमारी को ओपन करती है उसका बच्चा मरा हुआ होता है, मतलब दम घुट के वो बच्चा मर जाता है। जब संगयून बाथरूम से बाहर आती है यंगह्युन फिंगरिंग के बारे में पूछता है, मतलब अंगूठी के बारे में पूछने लगता है कि तुमने उस अंगूठी को क्यों लिया? क्या सच में तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो? ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था तुम्हारे पति को मारने का? मैंने उस रात तुम्हारी और इंसू की बातें सुन ली। क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है संगयून? मुझे छोड़कर किसी दूसरे बंदे को पकड़ोगी या तो फिर मुझसे दूर भागोगी? तुम्हें पता है वो रिंग मेरे लिए कितनी प्रीशियस थी। मैंने अपना सब कुछ बेच के उस रिंग को किसी लड़की को दिया था। वो लड़की भी तुम्हारी जैसी ही निकली, मुझे छोड़कर भाग गई। क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती? संगयून कहने लगती है कौन से प्यार के बारे में बात कर रहे हो? तुम मेरे साथ सोने लगे तो इसे प्यार कहने लगे? यह सुनने के बाद यंगह्युन संगयून का गला दबाते हुए पूछने लगता है कि क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या मैं तुमको बेवकूफ नजर आ रहा हूँ? ऐसा कहते हुए उस लड़की को मार ही देता है गला दबाकर। उसके बाद संगयून की लाश को किसी जगह पर दफना देता है। तभी यंगह्युन संगयून का पर्स लेकर चेक करने पर उसको एक फोटो नजर आती है जहाँ पर इसकी फैमिली होती है, इसके माँ बाप और इत्तेफाक की बात यह है कि इस फोटो में जो बंदा है मतलब संगयून का डैड, यही बंदा उस बार्बर की शॉप के फोटो में भी होता है। फौरन उस सैलून जाकर इस फोटो को मैच करने लगता है और ये दो फोटो देखकर यंगह्युन शॉक में रह जाता है। इसे सब कुछ समझ में आ जाता है। क्या समझ में आता है ये मैं आपको एंड में समझाऊंगा। खैर इसी दुख के साथ यंगह्युन अपने अपार्टमेंट जाता है जहाँ पर ली अपने नावल को लेकर रो रहा होता है क्योंकि पब्लिशर्स ने इसकी नावल को पब्लिश करना नहीं चाहते। ली सारे पब्लिशर्स को गालियाँ देने लगता है। तभी उस अपार्टमेंट्स के लाइट्स फ्लिकरिंग होने लगते हैं। ली के सामने यंगह्युन आता है। ली से पूछने लगता है कि क्यों तुमने मेरा नाम किम रखा? क्या मैं एक शैतान का बेटा हूँ? मतलब ली की स्टोरी में यंगह्युन उस मरी हुई औरत का बेटा होता है। इसी बात को लेकर यंगह्युन ली को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है क्योंकि ये नशे में होता है। ली हंसते हुए कहने लगता है कि वो औरत अपने बच्चे के लिए आ रही है, यह अपार्टमेंट श्रापित है। उसके बाद यंगह्युन अपने रूम आकर अपने सारे सामान पैक करके
वहाँ से जाने लगता है क्योंकि इसने एक मर्डर किया। बाहर जाते समय यंगह्युन को एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो औरत अपने बच्चे के लिए लोली गाती रहती है, अपने बच्चे को सुलाने के लिए। उसी तरह उस अपार्टमेंट के लाइट्स फ्लिकरिंग होते रहते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। खराब आते हैं इस मूवी की एंडिंग की तरफ। एक्चुअली यंगह्युन और कोई नहीं, उस मरी हुई औरत का बच्चा होता है जो आग में फंसा था। बचपन में ही यंगह्युन के पीछे आग लगने की वजह से उसके पीछे जख्म था, और ये बात यंगह्युन जब नोटिस किया जब वो बार्बर वाला बंदा उस फैमिली की स्टोरी सुना रहा था। और उसी तरह एक और ट्विस्ट ये है कि संगीन और कोई नहीं, यंगह्युन की बहन होती है। मतलब यंगह्युन का फादर अपने बगल वाली औरत के साथ भाग गया। वो बगल वाली औरत और कोई नहीं, संगीन की माँ होती है। और संगीन की फैमिली की फोटो यंगह्युन संगीन के पर्स में देखा था जब उसकी लाश को दफना रहा था। यही जानकर यंगह्युन शॉक में रह गया था। सोचने लगा था कि ये मैंने क्या कर दिया। अब लास्ट में उस औरत की आवाज के बारे में बात करें तो शायद वो अपार्टमेंट सच में हॉन्टेड है, क्योंकि उस अपार्टमेंट के कुछ लोगों का कहना ये था कि हर रोज रात उस अपार्टमेंट के लाइट्स फ्लिकरिंग होते रहते हैं। और इसी तरह कुछ लोगों को एक औरत की लोली सुनाई देती रहती थी। खैर, मूवी के रिलेटेड और कोई सवाल हो तो कमेंट करके बताना जरूर। और इसी तरह मूवी कैसे लगी ये भी कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।